गुड मॉर्निंग एवरीवन। चैप्टर है बाजार दर्शन, 12th क्लास, और लेखक है जैनेंद्र कुमार। जैसा कि मैंने पहली वीडियो में भी जो इसका फर्स्ट पार्ट भेजा है, उसमें भी जैनेंद्र कुमार जी के जीवन परिचय के विषय में बताया है, लेकिन मैं फिर भी आपको संक्षिप्त जीवन परिचय बताऊंगी। जैनेंद्र कुमार जी का जन्म 1905 अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। बचपन से में ही इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी और इन्होंने का जो पालन पोषण किया था वो इनके मामा ने किया। हस्तिनापुर के गुरुकुल में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई और उच्च शिक्षा इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बनारस से ग्रहण की। 1921 में इन्हें गांधी जी के प्रभाव के कारण पढ़ाई छोड़कर ऐसे योग आंदोलन में इन्होंने भाग ले लिया। अंत में ये स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य करने लगे। जैनेंद्र कुमार जी की रचनाएं परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध ये उपन्यास हैं इनके। वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजी ये कहानी संग्रह हैं इनके। और प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, समय और हम, विचार प्रधान ये इनके निबंध संग्रह हैं। जैनेंद्र कुमार जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया और भारत भारती सम्मान भी इन्हें मिला है और पद्म भूषण पुरस्कार भी इन्होंने प्राप्त किया है। इनके का निधन सन 1990 दिल्ली में हो गया। अब मैं आपकी जो वीडियो है सेकंड पार्ट, जो पार्ट कल आपको जो वीडियो भेजी थी बाजार दर्शन, ठीक है, जो बाजार दर्शन कि किस तरह से हमें बाजार का जो सौंदर्य है वह अपने आकर्षण में लपेट लेता है, कि मोहित कर देता है, आकर्षित कर देता है, और हम जो सामान खरीदने के लिए नहीं भी जाते हैं वो भी हम खरीद डालते हैं कई बार। ऐसा ही हमारे साथ होता है। तो यही जैनेंद्र कुमार जी ने बताने की कोशिश की है कि हमें किस प्रकार से बाजार में जो मनमोहक वस्तुएं हैं उन्हें जो दुकानदार हैं एक तरह से बाहर लगाकर किस तरह से हमें आकर्षित करते हैं और किस तरह से हमारा उस सब का हमारी पॉकेट पर अर्थात कि हमारी मनी बैग पर कितना उसका असर पड़ जाता है। क्योंकि कभी कभी हम बिना सोचे समझे इतना खर्च कर डालते हैं कि हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि हमारी पॉकेट मनी इतना अलाउ कर रही है हमें या नहीं कर रही है, या ये हम किस हद तक हम जा चुके हैं। ये इस चीज़ का उन्होंने वर्णन किया है इसमें। मैंने कल जो आपको बताया था कि एक बार चूरन वाले भगत जी बाजार चौक में देख गए। मुझे देखते ही उन्होंने जय जय राम किया। मैंने भी जय राम किया अर्थात कि नमस्कार, ठीक है। उनकी आंखें बंद नहीं थी और ना उस समय वे बाजार को किसी भांति कोस रहे मालूम होते थे। राह में बहुत लोग, बहुत बालक मिले जो भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे। भगत जी ने सबको ही हंसकर पहचाना, सबका अभिवादन किया अर्थात सबको राम राम या नमस्कार किया, अभिवादन मतलब, और सबको इससे तनिक भी वह यह नहीं कहा जा सकता कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से भी कम खुली थी। मतलब कि जैसे भगत जी भी बाजार गए लेकिन उन्होंने कहीं ऐसा नहीं महसूस हुआ कि उनकी आंखें बंद थी, क्या वे बाजार को नहीं देख रहे थे, अवश्य देख रहे थे, लेकिन वे बाजार को देखते हुए भी ऐसा नहीं है, सबसे राम राम भी कर रहे थे, उन्हें अभिवादन भी कर रहे थे, लेकिन जो बाजार में जो वस्तुएं लगी थी उन्हें आकर्षित करने वाली, वे उनसे आकर्षित नहीं हो रहे थे, ठीक है। लेकिन भौचक्के हो रहने की लाचारी उन्हें नहीं थी। व्यवहार में पसोपेश धैर्य था उनके और खोए से खड़े नहीं
वे रह जाते थे, अर्थात कि कोई सामान को देखकर जैसे कि उसको देखते ही रह जाएं, इस तरह के वे नहीं थे। भांति भांति के बढ़िया मॉल के चौक भरा हुआ था, मतलब तरह तरह के बाजार में सामान माल से भरा हुआ पड़ा था चौक बाजार, लेकिन उन्हें कोई चीज़ भी अपनी तरफ नहीं खींच रही थी। उस सबके प्रति अप्रीति इस भगत के मन में नहीं थी, जैसे उस समूचे माल के प्रति भी उनके मन में आशीर्वाद हो। विद्रोह नहीं था, इन्होंने क्यों लगाया, ऐसा नहीं था, और प्रसन्नता ही भीतर है उनके मन में, जैसे कि वे प्रसन्न थे फिर भी, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है। देखता हूँ कि खुली आँख तुष्ट और मग्न वह चौक बाजार में से चलते चले जा रहे थे, अर्थात कि उनकी को देखने से ऐसा लगता था कि वो बहुत ही संतुष्ट हैं, उनकी आंखें संतुष्ट हैं, मगन हैं, और चौका बाजार में आगे बढ़ते चले जा रहे थे। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर भी उनके को मिले, लेकिन पड़े रह जाते, अर्थात कि उन्होंने कोई उनके ऊपर रेस्पॉन्स, मतलब कोई उन्होंने अपने हाव भाव जाहिर नहीं की। कहीं भगत नहीं रुकते हैं तो एक छोटी पंसारी की दुकान पर रुकते हैं, जहाँ की उनकी ज़रूरतों का सामान है, जहाँ हमारी ज़रूरतों का सामान है, सिर्फ वे वहीं रुकते हैं। वहाँ दो चार अपने काम की चीज़ें लेते हैं और चले आते हैं। बाजार से हठपूर्वक विमुखता उनमें नहीं है, लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो इस सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक है, तभी तक वे उपयोगी हैं जब तक वहाँ जीरा मिलता है। ज़रूरत भरा जीरा वहाँ से ले लिया कि फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है, अर्थात कि सिर्फ उनके जो दिमाग में है, जो अपना सामान लेने जाते हैं, उसी दुकान के में पे जाकर अपने जीरे पर ही उनका दिमाग लगता है, या अपना जो हम लेना चाहते हैं वहीं हम रुकें, इस तरह की वे प्रेरणा देना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि चाहे जितनी भी बाज़ार में हमें चीज़ें दिखी, जो हमें अच्छी लगी उसी दुकान पर हम रुके और उसका हम मोल भाव करने लगे, और ये सब करने के बावजूद फिर क्या होता है, हमारी पॉकेट खाली होती है, अर्थात कि इसका मतलब है कि हम आकर्षित हो रहे हैं, बाज़ार हमें आकर्षित कर रहा है ना। कभी कभी आप अपने मदर फादर के साथ जाते हैं और मदर फादर कहते हैं बेटा ये कपड़ा नहीं लेना है, लेकिन आप जिद कर बैठते हैं और फिर उसी कपड़े को लेने की जिद करके आप ले भी लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं बाजार का आकर्षण, लेकिन भगत के अंदर ये नहीं दिखाई देता है, बल्कि उनसे सारा जो चौक बाजार है वो एक बेईमानी है, उनसे उसे कोई मतलब नहीं है। बस निश्चित प्रीति केवल उससे है जहाँ उन्हें जीरा लेना है, उसी दुकान पर जाएंगे, जीरा खरीदेंगे, और बाकी सब कोई दुकान से उन्हें कोई मतलब नहीं, और सीधे रास्ते अपने घर चले आएंगे। वह जानते हैं कि जो उन्हें चाहिए वह जीरा नमक, बस इस निश्चित प्रीति के बल पर से सब चांदनी चौक उनके का आमंत्रण उन पर व्यर्थ बिखरा रहता है, अर्थात कि भले ही वे आकर्षित भी कर रहे हो, लेकिन उनका आकर्षण उन पर भारी नहीं पड़ता है। चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी फैली रह जाती हैं, अर्थात कि जो आकर्षित करने वाली चीज़ें हैं वे उन्हें एक मन से देख रही हैं, चाह रही हैं कि मुझे मेरी तरफ ये आए और मुझे खरीदे, तो उनके तरफ समझो कि ये भूखी की भूखी रह जाती हैं, क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए तो सिर्फ वे कोने वाले पंसारी की दुकान पर जाते हैं और वही जीरा खरीद कर अपने सहज भाव से वापस चले आते हैं। आगे आसपास अगर चांदनी बिछी रहती है तो बड़ी खुशी से बिछी रहे, भगत जी से बेचारी का कल्याण ही चाहते हैं, भगत सिंह से नुकसान नहीं चाहते, उसका भी नुकसान नहीं चाहते, लेकिन वे खुद उस चीज़ से आकर्षित नहीं होते। यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि क्या चाहता है, और जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं, अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसों से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग की शक्ति ही बाजार को देती है। ना तो वे बाजार से लाभ उठा पाते हैं और ना ही बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। मतलब कि जब को जो व्यक्ति यही नहीं समझ पा रहा कि हमारी ज़रूरत की चीज़ें क्या है, हमें इस समय खरीदना क्या है, तो उन्हीं के ऊपर जो बाजार की जो शैतानी ताकत है हावी हो जाती है, और उसी के वे चंगुल में वे ही लोग फंस जाते हैं। जिस बाजार को का सच्चा लाभ
दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारोपन बढ़ाते हैं। इसका मतलब है कि कपट बढ़ाते हैं। कपट की बढ़ती का अर्थ परस्पर सद्भाव भी घटे। इस सद्भाव के ह्रास मतलब कमी पर आपस में आदमी, भाई भाई और सुहृदय पड़ोसी फिर रह ही नहीं जाते। मतलब जब हमारे में ये भावना आ जाती है तो ना भाई भाई का भाई रहता है, ना पड़ोसी पड़ोसी रहता है। सारी सद्भावनाएं जैसे कि धरी रह जाती है और सारा विवेक हमारा समाप्त हो जाता है जैसे कि। ठीक है। एक लेखक का मानना है कि बाजार को सार्थकता वही मनुष्य देता है जो अपनी जरूरतों को पहचानता है। जो अपनी ज़रूरतों को नहीं पहचान पाता तो वो क्या बाजार को सार्थकता देगा। जो केवल परचेजिंग पावर के बल पर ही बाजार को व्यंग दे जाते हैं, वे न केवल तो बाजार से लाभ उठा पाते हैं और न ही वे सच्चा लाभ बाजार को दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारोपन बढ़ाते हैं, वे कपट को बढ़ाते हैं जिससे सद्भावना घटती है और सद्भावना नष्ट होने से ग्राहक और बेचने वाले रह जाते हैं। वे एक दूसरे को ठगने की घात में रहते हैं। कौन? भोक्ता और उपभोक्ता, मतलब क्रेता और विक्रेता, बेचने वाला और खरीदने वाला। ठीक है। वे एक दूसरे को ठगने की तैयारी में रहती हैं कि मैं इसको ठगूं और मैं इसे जो विक्रेता है वो बिना अपने लाभ के तो नहीं देगा, और जो क्रेता है, खरीदने वाला है, वो उसमें सोचता है कि मैंने कुछ शब्द कह के उसे कम कर लिया तो शायद नहीं, ऐसा नहीं होता। क्रेता चाहे कितनी भी हट क्यों ना करे, लेकिन विक्रेता जब तक उसे लाभ नहीं होगा भला वो कैसी वस्तु अपनी कोई बेच सकता है, ये तो हम भी समझते हैं। फिर आगे कवि लेखक कहते हैं कि वे एक दूसरे को ठगने की तो घात में रहते ही हैं। ऐसे बाजार में व्यापार नहीं बल्कि शोषण होता है, कपट सफल हो जाता है तथा बाजार मानवता के लिए एक विडंबना बन जाता है। और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है जो उसका शास्त्र बना हुआ है, मतलब जो उसका शस्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है, वह मायावी शस्त्र है, वह अर्थशास्त्र नहीं बल्कि अनीति शास्त्र है। मतलब कि वहाँ नीति का कोई लाभ ही नहीं मिल रहा है जहाँ, तो वहाँ अर्थशास्त्र नहीं बल्कि अनीति शास्त्र हो गया है। ये चैप्टर आपका समाप्त है। मैं आपके क्वेश्चन आंसर बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, एक बार सुन लें ध्यान से। ठीक है। बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या असर पड़ता है? बाजार का जादू चढ़ने पर और उतरने पर मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है बताएंगे? नहीं, चलो ठीक है। बाजार में आकर्षक जो आकर्षित करने वाली वस्तुएं देखकर मनुष्य उनके जादू में जैसे कि बंधा चला जाता है ना। उसे उन वस्तुओं की कमी खलने लगती है जो उसे सामने दिखाई देती है कि अरे ये मेरे पास भी होनी चाहिए थी। ठीक है। वह उन वस्तुओं की ज़रूरत न होने पर भी खरीदने के लिए विवश हो जाता है। वस्तुएं खरीदने पर उसका अहम संतुष्ट हो जाता है। जो उसके अंदर अहम की भावना है कि मैंने खरीद लिया, तो उसकी अहम की भावना संतुष्ट हो जाती है। खरीदने के बाद उसे पता चलता है कि जो चीज़ें आराम के लिए खरीदी थी वे उनकी ज़िंदगी में खलल डाल रही हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं ना ऐसी हमारी ज़िंदगी में। ठीक है। फिर नेक्स्ट नंबर है, उसे खरीदी हुई वस्तु अनावश्यक लगने लगती है। जब वह माले खरीद तो लाता है अरे तुमने बेकार में ही खरीदी, तब उसे घर आकर ये एहसास होता है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आया है? क्या आपकी नज़र में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है? बाजार में आंसर बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का यह सबसे जो सशक्त पहलू है जो उनके सामने आता है, उनका
अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण है। धैर्यशाली व्यक्ति हैं। वे चौक बाजार में आंखें खोलकर चलते हैं, फिर भी उसकी चकाचौंध से भौचक्के नहीं होते। उनका मन भरा हुआ है, अतः बाजार का जादू उन्हें बांध नहीं सकता। उनका मन अनावश्यक वस्तु के लिए विद्रोह नहीं करता। उनकी जरूरतें निश्चित हैं। वे जो सामान लेने जाते हैं सिर्फ उसी को ही खरीदते हैं। वे केवल उसी दुकान पर जाते हैं जो उन्हें सामान खरीदते हैं। उनके ऊपर उस बाजारूपन का कोई असर नहीं होता और ना ही उनके ऊपर बाजार अपना असर कर पाता है, क्योंकि वे एक धैर्यशाली हैं, अपने मन को नियंत्रण में किए हुए हैं। इसलिए कोई भी ऐसा सी व्यवस्था नहीं है जो उनके ऊपर अपना असर डाल सके। वे केवल उसी पंसारी की दुकान पर रुककर अपना सामान खरीदते हैं और ऐसे व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। कैसे? भगत जी जैसे। क्वेश्चन नंबर 3, बाजारूपन में क्या तात्पर्य है? किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं, या बाजार की सार्थकता किस में है? फिर नेक्स्ट जो 3rd क्वेश्चन है आपका, उसका आंसर सुनिए। बाजारूपन से तात्पर्य है कि दिखावे के लिए बाजार का उपयोग करना। बाजार छल व कपट से निरर्थक वस्तुओं की खरीद फरोख्त दिखावे व ताकत के होने से तो बाजार का बाजारूपन बढ़ जाता है। क्रय शक्ति में से संपन्न खाली मन वाले व्यक्ति बाजारूपन को बढ़ा लेते हैं। इस प्रवृत्ति से बाजार को सच्चा लाभ तो नहीं मिलता, बल्कि शोषण की प्रवृत्ति और बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर, फिर वे व्यक्ति जो अपनी आवश्यकताओं के बारे में निश्चित ही नहीं होते, बाजार में जाते हैं और उनकी सारी आवश्यकताएं उन्हें घेरे लेती हैं, ठीक है, और सारी चीज़ें वे मन मुताबिक उठा कर ले आते हैं घर से, तो इससे वे बाजार को सार्थकता प्रदान नहीं कर पाते। बाजार का जो कार्य है मानव की ज़रूरतों को पूरा करना है, ना कि उनकी ज़रूरतों का सामान मिलने पर उनके ऊपर सार्थक हो जाना है, ठीक है। यहाँ परचेजिंग पावर का प्रदर्शन नहीं होता। जो व्यक्ति अपनी सटीक आवश्यकताओं को अपने सामने रखकर बाजार में जाता है और वही चीज़ें खरीदता है, तो वे व्यक्ति हमेशा इस बाजारोपन से लाभ उठाते हैं और बाजार को भी सार्थकता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 4th क्वेश्चन है आपका, बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वह देखता है सिर्फ उनकी क्रय शक्ति, मतलब कितना खरीद पाते हैं। इस रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक समता की रचना कर रहा है। आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? बाजार में यह बिल्कुल सही है कि किसी ना लिंग, वचन, क्षेत्र, मतलब किसी से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ग्राहक का क्रय शक्ति को देखा जाता है। मतलब कौन सा ग्राहक हमारा कितना सामान खरीद रहा है, सिर्फ इसी को देखा जाता है। इसका मतलब यह है कि खरीदार औरत हो या मर्द हो या हिंदू हो या मुसलमान हो, ये नहीं जानता, बल्कि जाति से उसका कोई लेना देना नहीं है, क्षेत्र विशेष से नहीं लेना देना है। बाजार में उसी को महत्व मिलता है जो अधिक खरीद सकता है। यहाँ हर व्यक्ति ग्राहक होता है, इस लिहाज से वह एक प्रकार से सामाजिक समता की भी रचना करता है। मतलब कि वहाँ लिंग भेद नहीं है, पुरुष या स्त्री का भेद नहीं है, जाति का या किसी का भेद नहीं है, बल्कि इस प्रकार में हमारा बाजार समता का निर्माण करता है। आज जीवन के हर क्षेत्र में नौकरी, राजनीति, धर्म, आवास आदि में भेदभाव है। ऐसे में सिर्फ बाजार ही एक ऐसा स्थान है जहाँ समान होता है, जो एक समान व्यवहार करता है। यहाँ किसी से कोई भेदभाव नहीं होता, क्योंकि बाजार का उद्देश्य सिर्फ सामान बेचना है, भले वे किसी जाति, लिंग के क्यों ना लोग हों, लेकिन उसे सिर्फ सामान अपना बेचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने तथा समाज में कुछ ऐसे प्रसंग का उल्लेख करें जब पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में प्रतीत हुआ। जब पैसे का शक्ति काम नहीं हुआ, कि शक्ति काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, जब पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में हमें प्रतीत हुआ हो। ऐसे बहुत सारे चीज़ें घटना घटती हैं।
समाज में ऐसे अनेक प्रसंग हैं जिसमें पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में प्रतीत हुआ है। निठारी कांड में देखो, जो पैसा साफ दिखाई देता था, वहाँ जो गरीब बच्चों को जो गरीब बच्चों को मारकर जो मांस खाने के लिए मतलब बेचा जाता था, उन पर मुकदमा भी चलाया गया, लेकिन आज तक वहाँ तक गरीब जो नौकर था उसे तो दोषी ठहरा दिया गया, उस पर मुकदमा चला, लेकिन जो उसका निठारी कांड का जो असली गुनहगार था उसे सज़ा नहीं मिल पाई। कई बार ऐसा होता है कि जहाँ शक्ति और पैसा दोनों का यह परिचय होता है। फिर इसमें जब पैसे की शक्ति काम नहीं आई। कई बार ऐसा भी होता है जहाँ पैसा काम ही नहीं आता। समाज में अनेक उदाहरण आपको ऐसे भी मिलेंगे जहाँ पैसे की शक्ति काम नहीं आई है। जेसिका लाल हत्याकांड में जब अपराधी को अपार धन खर्च करने के बाद भी सज़ा मिली, ठीक है, जेसिका लाल हत्याकांड था, अगर आपने कभी सुना हो तो उसमें जी जान से पैसा लगाया गया, लेकिन वहाँ पैसे की शक्ति जब नहीं काम आई, अब बाद में उसे सज़ा सुनाई गई। तो इस प्रकार के प्रसंग या ये छात्र स्वयं भी अपने आप भी ले सकते हैं। जरूरी नहीं है जो मैंने उदाहरण दिए वही आप ले, अपनी इच्छा अनुसार भी आप ले सकते हैं। ठीक है बेटा, और इसी के साथ आपकी वीडियो समाप्त है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।